नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषाओं पर संक्षिप्त सी चर्चा की थी कि शिक्षा के अर्थ क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम शिक्षा का संप्रत्यय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के सामाजिक संप्रत्यय। सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संप्रत्यय है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो इसमें बात आती है सबसे पहले, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कोई भी समाज अपने बेहतर जीवन शैली को बनाने के लिए, अपने समाज में सुधार करने के लिए, अपने समाज में परिवर्तन करने के लिए शिक्षा को अपनाता है। तो एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षा के द्वारा ही उसका विकास संभव है समाज में रहकर। ठीक, तो समाज और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। ये इसका पहला संप्रत्यय है। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर पर, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की है, शिक्षा निरंतर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। ठीक, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। ये भी एक सामाजिक संप्रत्यय इसका हो जाता है। फिर शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। जैसे आप लोगों को पता भी होगा, ये किसने कहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसका कथन है। तो शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, ये एडम्स महोदय का कथन है। एडम्स महोदय मानते थे कि शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, एक तरफ विद्यार्थी होता है और दूसरी तरफ टीचर होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में शिक्षा की प्रक्रिया संचालित होती है। तो ये दो ध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने एडम्स महोदय ने माना। फिर शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने कहा था शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और रायबर्न महोदय ने भी इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना था। तो रायबर्न और जॉन डीवी महोदय कहते हैं शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा पाठचर्या का भी योगदान होता है। इसके तीन ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक, एक पाठचर्या और शिक्षार्थी। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में पाठचर्या भी महत्वपूर्ण होती है। तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा द्वारा ही हमारा विकास संभव है। बिना शिक्षा के हम अपना विकास कभी नहीं करते हैं। हम पुरापाषाण काल से आज मानव काल से आते हैं तो धीरे धीरे हमारा विकास होता रहता है। एक विकास प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। हम धीरे धीरे हमने सबसे पहले हमने आप की खोज की, फिर संसाधनों की खोज की, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे तो विकास हमारा आज हम इस स्तर पर पहुंचे हैं, विकास हमारा यहाँ है। फिर एक है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील प्रक्रिया इसलिए कहा गया कि शिक्षा सही मायने में शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा कभी रुकती नहीं है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ये गतिशील खुद रहती है और लोगों को भी गतिशील रखती है। इसका सामाजिक संप्रत्यय हो जाता है। सामाजिक संप्रत्यय के बाद बात करते हैं हम दार्शनिक संप्रत्यय की। दार्शनिक संप्रत्यय की बात जब हम करते हैं तो शंकराचार्य जी या उपनिषद के बारे में आप कहेंगे कि सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो हमको मुक्ति दिलाए। विद्या वही है जो हमको मुक्ति दिलाए। किससे? हमको अपने उत्तरदायित्व से मुक्ति दिलाए, अपने कर्तव्यों से मुक्ति दिलाए। शिक्षा वो है जो हमको मुक्ति दिलाकर, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की तरफ अग्रसर करे। तो शिक्षा क्या है? जो हमको मुक्ति दिलाए, वही शिक्षा है। हम कह सकते हैं शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। शिक्षा स्वयं की अनुभूत है। हम कह सकते हैं शिक्षा स्वयं की अनुभूत है। शिक्षा के द्वारा हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे विवेकानंद जी ने कहा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। वो दार्शनिक संप्रत्यय के अंतर्गत ही आ जाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति यानी जो अंदर है उसको बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया ही शिक्षा होती है। ठीक, प्लेटो महोदय कहते हैं, प्लेटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान हुए। तो प्लेटो महोदय कहते हैं, प्लेटो के अनुसार
अनुसार शिक्षा का कार्य, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य के शिक्षा का कार्य, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है, जिसके कि वो लायक है। प्लेटो महोदय ऐसा कहते हैं कि जो जिस लायक हो, जिसमें जो क्षमता हो, उसको शिक्षा पूर्णता प्रदान करे, वो क्षमता उसकी प्रकट हो, ऐसा उनका मानना है। ठीक, ये सावित्र्य शंकराचार्य जी ने कहा था। ये दार्शनिक संप्रत्यय हो जाता है। फिर बात करते हैं राजनीतिक संप्रत्यय की। जब हम राजनीतिक संप्रत्यय की बात करते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। जो राजनीतिक संप्रत्यय है उसके अनुसार सही मायने में वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। शिक्षा वही अच्छी है जो अच्छे नागरिक, श्रेष्ठ नागरिकों का मतलब होता है वह नागरिक जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों से पूर्णतः परिचित हो और राष्ट्र हित के लिए अपने निजी हितों का त्याग कर दे, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो राजनीतिक संप्रत्यय से हम देखते हैं वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। इसके बाद हम मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की तरफ बात करते हैं। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय पर आते हैं कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की बात करते हैं तो एक बात आती है कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। जो भारतीय योग मनोवैज्ञानिक है, भारतीय योग मनोवैज्ञानिक जो है उनका मानना है कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य शक्तियों, बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का, मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का, मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। ये भारतीय जो योग मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक, और अंतःकरण का प्रशिक्षण। बाह्य इंद्रियां हमारी जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं और अंतःकरण यानी मन, इनका प्रशिक्षण करना ही शिक्षा है। इनको प्रशिक्षित करना, इंद्रियों के बारे में हम जानते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है। तो इस तरह से मन को वह इंद्रिय भी माना गया है। तो इस तरह से 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ठीक। तो भारतीय मनोवैज्ञानिक, जो भारतीय योग मनोवैज्ञानिक विज्ञान वाले हैं, मानते हैं कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य की बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण, बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का प्रशिक्षण। फिर इसको लेकर पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय के अंतर्गत पेस्टोलॉजी महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं समरस और प्रगतिशील विकास है। पेस्टोलॉजी महोदय का मानना है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक एवं समरस और प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास है, ऐसा पेस्टोलॉजी महोदय का मानना था। फिर से एक बार सुन लें कि पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और समरस तथा प्रगतिशील विकास है, ऐसा पेस्टोलॉजी महोदय मानते थे। इसके अलावा और हम बात करें फ्रोबेल महोदय का। फ्रोबेल को आप जानते होंगे, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक प्रतिपादक हैं फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। फ्रोबेल महोदय के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, ऐसा फ्रोबेल का मानना है। यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय हो जाता है, ठीक। फिर आते हैं शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय। आर्थिक संप्रत्यय, शिक्षा जब तक हमको रोजगार परक नहीं बना देती है, जब तक हमको
आत्मनिर्भर नहीं बना देती है, तब तक शिक्षा वह निरर्थक मानी जाती है। तो शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय जब हम बात करते हैं शिक्षा के आर्थिक संप्रत्यय के बारे में, तो हम कहते हैं कि शिक्षा वह आर्थिक निवेश है। आर्थिक संप्रत्यय के अंतर्गत हम कहते हैं, आर्थिक संप्रत्यय के अंतर्गत कहते हैं कि शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा, शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास होता है। व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास होता है, विकास किया जाता है, और इस प्रकार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाती है। इस तरह से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में विकास किया जाता है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है और उनका आर्थिक विकास किया जाता है। यह आर्थिक संप्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक, ये हम कह सकते हैं। एक बार हम फिर से कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में, हम आप कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर करना चाहें तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान और कौशलों में वृद्धि, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान और कौशलों में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं, जिससे व्यक्ति तथा समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ये शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान और कौशलों में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ज्ञान और कौशलों में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ये शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, एक संप्रत्यय हो जाता है। फिर हम बात करते हैं शिक्षा के अंग या घटक की। शिक्षा के अंग या घटक की बात करते हैं हम शिक्षा के अंग या घटक की बात करते हैं। कोई दो ध्रुवीय प्रक्रिया कहता है, शिक्षा को कोई त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक 5 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंदर तो 5 या 6 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत इसके 6 अंग या घटक भी सम्मिलित होते हैं। इसमें पहला अंग या घटक है शिक्षार्थी। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षार्थी के लिए ही होती है। शिक्षार्थी, आज के समय में हम कहें कि शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। इससे पहले जो शिक्षक होता था वो केंद्र बिंदु होता था, लेकिन मनोविज्ञान के आने के कारण शिक्षार्थी जो है, छात्र जो है, शिक्षा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो पहला इसका है शिक्षार्थी, पहला अंग या घटक है शिक्षार्थी, और दूसरा है शिक्षक। शिक्षक के बिना शिक्षा प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से नहीं संचालित हो सकती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है, बच्चों की समस्याओं को पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो शिक्षक है दूसरा घटक। तीसरा है पाठचर्या। बिना पाठचर्या के हम उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाठचर्या जो होती है वो उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है। तो जब हमारे उद्देश्य निश्चित है तो पाठचर्या की आवश्यकता अवश्य है, इसलिए शिक्षा का तीसरा अंग या घटक पाठचर्या होती है। चौथा है शिक्षण विधियां या उपकरण। बिना शिक्षण विधियों के पाठचर्या को हम नहीं समझ सकते हैं, पाठचर्या का ज्ञान हमको नहीं हो सकता है। शिक्षण विधियां भी इसका शिक्षा का एक अंग और घटक है या उपकरण, जिसके माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते और प्राप्त करते हैं। फिर है पर्यावरण। ठीक, हम घर पर भी बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, विद्यालय आने की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन विद्यालय हम क्यों आते हैं? क्योंकि विद्यालय में हमको एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छा पर्यावरण मिलता है, जहाँ पाठन का माहौल होता है, जहाँ पढ़ने में हमारा मन लगता है। तो एक पर्यावरण की हम कहीं रास्ते चलते कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए उचित पर्यावरण की जरूरत होती है, जहाँ प्रकाश की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो। ठीक, तो एक पर्यावरण की जरूरत है। इन्वायरमेंट भी पढ़ाई का एक हिस्सा होता है। जैसे इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, वैसा
ही उसका विकास होता है। तो एक अच्छे पर्यावरण की भी जरूरत होती है। और तीसरा छठा है मापन एवं मूल्यांकन। छठा इसका घटक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन किसी वस्तु व्यक्ति या क्रिया का आकलन करके उसे मानक चिन्हों और प्रतीकों में प्रकट करते हैं। और मूल्यांकन वो होता है जिसमें मापन से प्राप्त परिणामों की व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर बच्चों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, बच्चों के बारे में बच्चों की समस्याओं का आकलन किया जा सकता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये शिक्षा के 5 अंग या घटक हो जाते हैं। हम यहाँ संक्षिप्त रूप से ही चर्चा करते हैं। फिर शिक्षा के ध्रुव के बारे में बात करते हैं। शिक्षा के कितने ध्रुव हैं इस पर चर्चा होती है। तो सबसे पहले एडम्स महोदय ने कहा कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं। कहीं कोई भी पूछा जाए कि शिक्षा एक 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो एडम्स महोदय ने कहा था शिक्षा एक 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ शिक्षार्थी होता है और दूसरी तरफ शिक्षक होता है। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में अंतर क्रिया होती है, वही शिक्षा होती है। फिर हम दूसरे शिक्षक पर आते हैं। तो दूसरा है जॉन डीवी महोदय का। जॉन डीवी महोदय ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षक, ये हमने बना दिया डायग्राम, शिक्षक और छात्र के बीच में एक सामाजिक वातावरण भी होता है। तो शिक्षा जो होती है वो तीनों के बीच में एक अंतःक्रिया होती है, जहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी तथा सामाजिक वातावरण होता है। तो उन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षा को जॉन डीवी ने कहा। कोई भी पूछे कि शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा? तो जॉन डीवी ने कहा। फिर हम रायबर्न पर बात करते हैं। रायबर्न ने भी शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था। रायबर्न ने कहा था कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या, इन तीनों के बीच में शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन होता है। तो ये शिक्षा के ध्रुव और शिक्षा के अंग या घटक के बारे में आपको एक संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा शास्त्र क्या है इसके बारे में जानेंगे, और शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या है और शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में अंतःक्रिया करने को शिक्षा एडम्स ने कहा, और शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या या सामाजिक वातावरण के बीच में अंतःक्रिया की बात डीवी ने कहा, और शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठचर्या की बात रायबर्न महोदय ने कहा था। ठीक, आगे की क्लास में हम शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे।